गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल हम लोग देख रहे थे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिसमें आपने देखा कि कैसे 12 अनुसूचियों के बीच पूरे संविधान का विस्तृत विवरण था। तो कल हम लोग भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ एक मिनट देखेंगे हम लोग इसको। संविधान की अनुसूचियाँ, संविधान की अनुसूचियों को हम लोग देख रहे थे। अनुसूचियाँ, इसमें हमने देखा था पहली अनुसूची में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित इंडियन टेरिटरी का वर्णन था। फिर 2 में हम लोग देखे थे जो भी संवैधानिक पदों के वेतन और भत्तों के बारे में, इन तमाम चीज़ों के बारे में। 3 में इनका शपथ है, शपथ प्रतिज्ञान, शपथ और प्रतिज्ञान है, शपथ प्रतिज्ञान है ना, प्रतिज्ञान। शपथ यहाँ पर ईश्वर की ली जाती है। जब हम जब ईश्वर की शपथ लेते हैं, गॉड की शपथ लेते हैं तो शपथ ली जाती है। लेकिन कुछ लोग क्या है ना कि प्रतिज्ञा करते हैं अपने पद का, तो ये 3 में शपथ का प्रोविज़न है। और यहाँ पर हम लोग देखे थे कि सारे संवैधानिक पदों का शपथ कैसे होता है, इसका पूरा प्रोविज़न है। तो इन सारी चीज़ों का यहाँ पे वर्णन किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक चीज़ यहाँ पे हम लोग नहीं लिखे थे कि यहाँ पे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल इसके ये शपथ नहीं लेते है ना, मतलब 3 के अंतर्गत नहीं लेते। इनका शपथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 के अंतर्गत होता है। 60 में भारत का राष्ट्रपति 60 अनुच्छेद के अंतर्गत शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति हमारे 69 आर्टिकल के अंतर्गत, अनुच्छेद 69 के अंतर्गत शपथ लेता है, और राज्यपाल 159 के अंतर्गत। तो इन चीज़ों को हम लोग देख रहे थे। 4 में राज्यसभा में सीटों का बंटवारा था। राज्यसभा में सीट का बंटवारा किया गया था, सीट का बंटवारा। तो हम लोग यहाँ पर एक क्विक रिवीजन ले रहे हैं पिछले क्लास का। पिछले क्लास में हमने देखा था कि भारतीय संविधान का जो सदन है, उच्च सदन, राज्यसभा और लोकसभा, तो पर्टिकुलर राज्यसभा में सीट का जो राज्यों का एलोकेशन है, राज्य के लिए जो सीट निर्धारित किए जाते हैं जनसंख्या के अनुपात में, तो एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है 4 में। 5 में हमने देखा था सिमिलर था, ST SC अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजातियों के जो प्रशासनिक जो यहाँ पे निर्देश है, तो इनके क्षेत्रों का प्रशासन का वर्णन। 6 में नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया था, यहाँ पे असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। इतना तक हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देखे थे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके बाद का। तो चलिए अब हम लोग भारतीय संविधान की जो अनुसूचियाँ हैं, संविधान की अनुसूचियाँ, जिनके बीच में पूरे संविधान का विवरण किया गया, पूरे संविधान के जितने भी विधिक विषय हैं उनका एलोकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आज 7 के बारे में। 7वीं अनुसूची बहुत इंपॉर्टेंट, 7वीं अनुसूची को हम लोग देखेंगे, है ना। 7वीं अनुसूची में संविधान का जो विषय है, जो भी हमारा जो प्रशासनिक विषय है, विधिक विषय है, विधिक मतलब जो लीगली सब्जेक्ट है, उसका यहाँ पे डिवीजन किया गया, बंटवारा किया गया, एलोकेशन किया गया 3 सूचियों के मध्य, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। इन 3 सूचियों के बीच प्रशासनिक विषयों का, विधिक विषयों का बंटवारा है 7वीं अनुसूची में। तो इस अनुसूची के अंतर्गत आप थोड़ा सा नोट डाउन करेंगे, इस सूची के अंतर्गत प्रशासनिक विधिक विषयों का बंटवारा 3 सूचियों के बीच किया गया, 3 सूचियों के बीच किया गया, 3 सूची के बीच किया गया है। और ये 3 सूचियां हैं, संघ सूची, संघ, राज्य और समवर्ती सूची। तो इसको हम लोग बोलते हैं संघ सूची, यूनियन लिस्ट इसे कहा जाता है, यूनियन लिस्ट। और राज्य सूची को स्टेट लिस्ट हम लोग बोलते हैं, स्टेट लिस्ट। और समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। 3 सूचियों के बीच
जो प्रशासनिक विषय हैं, जो हमारे प्रशासनिक विषय, विधिक विषय है, जो हमारा प्रशासनिक विषय है, प्रशासनिक विषयों का वर्णन किया गया, विषयों का बंटवारा किया गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा चीज़ है, यहाँ पे फंडा है कि संघ जो है, संघ मतलब केंद्र की सरकार, इनके बीच में सब्जेक्ट दिया गया। वर्तमान में यहाँ पे संघ सूची में 100 विषयों का उल्लेख किया गया है। राज्य सूची में भी, राज्य सूची में 61 सब्जेक्ट है, और जो हमारा समवर्ती सूची है इसके अंतर्गत समवर्ती सूची में 51 सब्जेक्ट है, 51 सब्जेक्ट है, 52 सब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे 52 सब्जेक्ट है। तो 52 विषय यहाँ पे है, 52 विषय, 52 सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए जो संघ सूची है इसमें जो 100 विषय हैं, 100 विषयों में कौन सा है? वित्त हो गया, वित्त, 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 रक्षा, विदेशी मामले, विदेशी, परमाणु ऊर्जा, परमाणु, इन सारे विषयों पर केंद्र की सरकार काम करेगी। ऐसे 100 विषय है। स्टेट लिस्ट में क्या हो गया? कृषि हो गई, सिंचाई हो गया, सिंचाई हो गई, यहाँ पे रक्षा है तो यहाँ पे पुलिस हो गई, इन विषयों का उल्लेख है। फिर समवर्ती सूची जिस पर दोनों संघ और राज्य दोनों मिलके यहाँ पे कानून बनाते हैं, इसके अंतर्गत कौन सा सब्जेक्ट हो गया? इसके अंतर्गत वन हो गया, विवाह हो गई, तलाक हो गया इत्यादि, इस तरह के सब्जेक्ट हैं। तो इसको आप लोगों को देख लेना होगा। जो भी सब्जेक्ट है, एक बार कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें कौन सा सूची में नहीं है, तो यहाँ पे इसको बताना थोड़ा सा ये होगा आपको, मतलब फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि बिल्कुल फैक्ट है। तो यहाँ पर हम ध्यान में देखेंगे कि जो सरकार हमारे हैं उनको किन किन विषयों पे काम करना है, इसका यहाँ पे बंटवारा किया गया। तो वेरी सिंपल यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पे जो है ना ये संघ सूची है, तो संघ सूची में 100 सब्जेक्ट हैं, 100 विषय है। अब यहाँ पर पूछा जाता है मूल संविधान में इसमें कितने विषय थे, तो मूल संविधान में 97 विषय थे, 97 विषय था यहाँ पे मूल संविधान जब हमारा संविधान बना। लेकिन इसके विषयों की संख्या को बढ़ाई गई, मतलब हमारा जो संघ है उसको सशक्त किया गया, उसको मजबूत बनाया गया है। यहाँ पे राज्य को देखिए, राज्य सूची में पहले 66 विषय था, 66। अभी वर्तमान में यहाँ पे 61 विषय है। मतलब पूछा जाएगा अब वर्तमान में कितने हैं, तो 100, पहले कितना था तो 97, अभी यहाँ पर कितनी है 61, पहले कितना था 66। मतलब राज्य के विषय को घटाया गया है, और जिस पर दोनों मिल करके काम करते हैं। पहले यहाँ पर 47 था, अभी से बढ़ा करके 52 किया गया है। तो आपको याद करना है कि 100 को आप याद कर लें, एकदम एग्जाम में पूछा जाता, अभी इतने सब्जेक्ट इसमें है, पहले कितना था तो 97, यहाँ पर अभी कितना है 61, पहले कितना था 66। मतलब देखिए यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 3 को बढ़ाया गया, यहाँ पे 5 को घटाया गया, और फिर यहाँ पर 5 को बढ़ाया गया। तो इसको आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है कि संघ हमारा सशक्त है, संघवाद, फेडरल सिस्टम हमारे देश में। तो केंद्र की सरकार को महत्वपूर्ण विषय दिए गए। अगर किसी भी देश को, किसी भी राज्य को अगर हम फाइनेंस दे दें, अगर उनको हम डिफेंस दे दें, अगर उनको विदेशी मामले दे दिया जाए, तो इस स्थिति में क्या होगा कि हमारा जो संघीय व्यवस्था है ये चरमरा जाएगी। मतलब कोई भी स्टेट फाइनेंस पे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, रक्षा, विदेशी मामले इत्यादि सब्जेक्ट पर राज्य जो है ना केंद्र के साथ रहेगा, केंद्र के अधीन काम करेगा, ठीक है ना। हालांकि एक इमेजिनरी है, हमारा राज्य और भारत दोनों मिलकर, मतलब संघ और राज्य मिलकर ही संघवाद की परिकल्पना को सार्थक करती है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टेट लिस्ट, स्टेट को जो यहाँ के लोग हैं, तो यहाँ की एग्रीकल्चर कैसे होगी, मनोरंजन क्या होगा, शिक्षा क्या होगा, पुलिस क्या होगी, जेल क्या होगा, इन तमाम चीज़ों पर राज्य सरकार काम करेगी। अब समवर्ती सूची है जिसमें वन आ गया, तो वन पर दोनों मिलके काम करेंगे। लेकिन अगर कभी विवाद की स्थिति होगी तो विवाद की स्थिति में जीत केंद्र की होगी। तो यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि 7। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है कि 3 सूचियां, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का वर्णन किस अनुसूची में किया गया, तो आपका आंसर होगा 7। 7 सिमिलर भी है, क्योंकि स से 7 होता है, स से सूची होती है। तो इसको याद करना भी आपके लिए वेरी सिंपल। जैसे 7 है और यहाँ पर सूची है, तो 7 और सूची में सिमिलरिटी है, ऐसे भी आप इसको याद करते हैं। 3 सूचियाँ आपको पहले से पता है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। किन किन सब्जेक्ट को आप देख लीजिए, पहले कितना था, अभी कितना है, इस आपका क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट को देखते हैं और नेक्स्ट को हम लोग थोड़ा देख लें
7 के बाद आती है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची को हम लोग देखेंगे। 8वीं अनुसूची को, है ना, 8वीं अनुसूची को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। इसमें किस चीज का वर्णन है 8वीं अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त, संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या, मान्यता प्राप्त, यहाँ पे संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का वर्णन किया गया है। भाषाओं का वर्णन किया गया। अब यहाँ पे देखिए, हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, संविधान के द्वारा जो मान्यता प्राप्त ऑथोराइज जो लैंग्वेज है, जिनको हम राजकीय भाषा भी हम कह सकते हैं, तो इसकी संख्या 8वीं अनुसूची में दी गई है। 8वीं अनुसूची में, और वर्तमान में बार बार क्वेश्चन आता है, आपको याद भी है, वर्तमान में इस सूची में 22 भाषा को शामिल किया गया। 22 भाषा को शामिल किया गया। इस अनुसूची में 22 भाषा शामिल किया गया है ना, 22 भाषा शामिल किया गया है। 22 भाषाओं को शामिल किया गया है इस अनुसूची में। 22 भाषा। अभी वर्तमान में बार बार पूछा जाता है कितने लैंग्वेज है इसमें, तो 22, ठीक है। ये 8वीं अनुसूची को हम लोग देख रहे हैं। 8वें भाषा का वर्णन है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जब हमारा मूल संविधान था, जब हमारी संविधान 26 जनवरी 50 को लागू हुई और 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ, तो मूल संविधान में इस अनुसूची में इसमें 14 भाषा को शामिल किया गया था। ध्यान देंगे, 14 भाषा को शामिल किया गया था। लेकिन संसद ने इसमें संशोधन करके, यहाँ पे संशोधन आया संसद का 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन ये हुआ 1967 में। और 1967 में हुई, और इसके द्वारा इसमें सिंधी भाषा को शामिल किया गया। सिंधी भाषा को। तो यहाँ पर देखिए 14 लैंग्वेज था, 14 भाषा, और जब इसमें सिंधी को जोड़ा गया, सिंधी भाषा को, तो सिंधी 15वीं भाषा बनी। 15वीं भाषा, सिंधी 15वीं भाषा बनी। इसके बाद हम लोग देखेंगे सिंधी जब 15वीं भाषा बनी, फिर यहाँ पे अभी हमने देखा, इसके बाद यहाँ पर क्या किया गया, 71वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान 671 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1992 में हुआ, 1992 में। और इस संशोधन के द्वारा इसमें 4 लैंग्वेज जोड़े गए, इसमें 3 लैंग्वेज जोड़े गए, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी। तो देखिए यहाँ पे पहले 14 भाषा थी, 15वीं भाषा जब इसमें +1 हुई तो ये सिंधी हुआ, फिर इसमें +3 जोड़ेंगे जब हम लोग मणिपुरी को, नेपाली, कोंकणी, तो भाषाओं की संख्या बढ़ के 18 हो गई। ध्यान दीजिए 8 शेड्यूल हम लोग देख रहे हैं, 8 शेड्यूल, और 8 शेड्यूल में मूल संविधान में 14 लैंग्वेज को इंक्लूड किया गया था। लेकिन जब इसमें हमने सिंधी को जोड़ा, तो सिंधी को जोड़ने के बाद भाषाओं की संख्या बढ़ करके 15 हुई। बाद में हमने जब यहाँ पर 71वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा मैंने, मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, तो भाषाओं की संख्या बढ़ के 18 हो गई। और उसके बाद फिर से यहाँ पर एक 92वां संविधान संशोधन 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 92वां संविधान संशोधन हुई, 92वां संविधान संशोधन, और ये 2002 में हुआ, 2003 में 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। और इसके द्वारा इसमें 52वां संविधान संशोधन। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि सबसे पहले 14 भाषा थी, जो यहाँ पर हम देखे, 15वीं में सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद फिर इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, मणिपुरी, एकदम याद रखेंगे आप, नेपाल की भाषा नेपाली जो सिक्किम में भी चलती है, मणिपुर की भाषा मणिपुरी, और कोंकणी ये जो है ना गोवा की भाषा है, कोंकणी एक गोवा की भाषा है। तो भाषा की संख्या बढ़कर 18 हो गई।
और जब 92वां संविधान संशोधन आया 2003 में, तो इसके द्वारा फिर यहाँ पे 4 भाषाओं को जोड़ा गया। यहाँ पे +4 करके 22 कर दी गई। और ये 4 भाषा थे मैथिली बिहार की भाषा, मैथिली, संथाल झारखंड के संथाल परगना संथाली, और बोडो नॉर्थ ईस्ट बोडो, डोंगरी JNK जम्मू कश्मीर की भाषा। तो जब 4 जोड़ के दी गई तो भाषाओं की संख्या बढ़कर के 22 हो गई। तो वेरी इंपॉर्टेंट हमने देखा यहाँ पे कि मूल संविधान में 14 लैंग्वेज थे, 14 लैंग्वेज, सिंधी को जोड़ा गया 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वां संशोधन के द्वारा जब इसमें सिंधी को जोड़ी गई 1967 में, तो भाषाओं की संख्या बढ़ के 15 हो गई। फिर हमने 71वां संविधान संशोधन मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी को जब इसमें जोड़ा, जब 3 लैंग्वेज को इसमें ऐड किया तो भाषाओं की संख्या 18 हुई। 92वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा जब इसमें हमने मैथिली, संथाली, बोडो और डोंगरी को जोड़ा तो भाषाओं की संख्या बढ़कर हो गई 22। तो यहाँ पर इस तरह से हम लोग 8वीं अनुसूची को क्लियर किए। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट्स 9वीं अनुसूची के बारे में, जो हमारी 9वीं या 9वीं अनुसूची है, 9वीं अनुसूची। अब यहाँ पे देखिए आप, अब यहाँ पर क्या था कि जो हमारा मूल संविधान है, ध्यान देंगे यहाँ पे, मूल संविधान में 8 शेड्यूल थे, 8 अनुसूची थी, 8 अनुसूची। लेकिन अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 8 के बाद अब ये 9वां ऐड हो रहा है, 9वां जुड़ रही है, 9वीं अनुसूची। तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारे संविधान निर्माताओं ने यहाँ पर स्पष्ट रूप से किया है कि आप अपने नीड के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार संविधान में चेंज कर सकते हैं, इसे बढ़ा सकते हैं। और अगर जो भी हमारा कुछ ऐसे विधिक विषय हैं जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है, अनुपयुक्त हो गए, तो उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं, और इसलिए संविधान में संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अब यहाँ पर बढ़कर के 9 होगी, 10 होगी, 11 होगी, 12 होगी। तो जो भी हमारी आवश्यकता होगी उसके अनुसार हम यहाँ पर अपने अनुसूचियों को बढ़ाएंगे, और इसे बढ़ाने का काम आगे हम देखेंगे कैसे करती है संसद। तो यहाँ पर देखिए 9वीं अनुसूची में क्या था, यहाँ पे हमारे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेन क्या था कि अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ है, जब हम अपनी नई संविधान को लिख रहे हैं, संविधान को लिखें और नई हम सारी चीज़ें, नीतियाँ और योजनाएं लाना चाह रहे हैं। अब मेरे को क्या बनाना है, मेरे को मान लीजिए रोड बनाने, सड़कें बनानी है, या मेरे को मान लीजिए कैनाल बनाना है, नहर बनाना है, इरिगेशन के लिए सिंचाई करनी, ठीक है। अब यहाँ पर जो रोड था, जो हम ज़मीन एक्वायर करेंगे, जब ज़मीन एक्वायर करेंगे तो संपत्ति हमारा फंडामेंटल राइट है। तो हम किसी के ज़मीन को अगर लेंगे बिना उनकी सहमति के या जो भी उनकी बगैर इच्छाओं के, तो फिर वो कोर्ट में जाएंगे, और जब कोर्ट में जाएंगे तो देश का विकास अवरुद्ध होगा, एक कॉम्प्लिकेटेड विषय होगा। तो यहाँ पर आपको किससे लेना है, किससे देना है, सरकार हम ही है और आप ही सरकार भी हैं, आप ही को शासन चलाना है इन तमाम चीज़ों को। तो क्यों ना कुछ ऐसा सब्जेक्ट बनाया जाए जो कोर्ट का विषय ना हो, और आपस में बैठ करके और देश के विकास के लिए, राष्ट्र हित के लिए काम किया जाए। तो इसके लिए हमें ज़रूरत है एक ऐसी अनुसूची जो अगर किसी विषय को हम इसमें बहुमत से, मतलब संसद इसमें अगर शामिल कर देती है, तो वह न्यायालय में परिचर्चा का विषय नहीं होगा, वह न्यायिक विषय नहीं होगा। इसके लिए हमने 9वीं अनुसूची बनाई, और 9वीं अनुसूची में जो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट था, अब यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, जितने भी जमीन थे वो लॉट में सारे जमींदारों के पास थे। जो हमारे जमींदार थे उनके पास, चूँकि ब्रिटिश हुकूमत के वे सपोर्टर थे और ब्रिटिश हुकूमत के वे एक अंग थे, उनको ही शासन करना था, और लैंड का जो रेवेन्यू था, राजस्व थी, उन्हें उनको देना था। तो ऐसी स्थिति में सारे जो ज़मीन थे वो ज़्यादातर जमींदारों के पास थी। जब जमींदारों के पास ज़मीन था तो यहाँ पर हमने फिर अभी कहा कि संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट में इंक्लूड किया गया है। और अगर यदि हम इनके ज़मीन को, अब मेरे को हॉस्पिटल बनाने हैं, इंडस्ट्री बनाने हैं, और इनके ज़मीन को अगर रिक्वायर करते हैं तो फिर यहाँ पर क्या होता, ये विवादित विषय होता। तो इसके लिए हमने 9वीं अनुसूची बनाई, और जमींदारी उन्मूलन को भी हमने इसके अंतर्गत इंक्लूड किया, और कहा कि आपसी सहमति से ज़मीन जो है ना वो लिया जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी ज़मीन यहाँ पे जा रही है
तो जो ज़मीन की कीमत है उससे 4 टाइम 5 टाइम हम ज़्यादा आपको पेमेंट करेंगे। अगर कुछ और ज़मीन है और अगर यदि कोई इंडस्ट्री है, कोई हॉस्पिटल बन रही है, तो आपके कोई आश्रित है उनको उसमें नौकरी भी दी जाएगी। तो ये तमाम ऐसी की गई कि कोई भी व्यक्ति अब इस ज़मीन को देने के लिए सरकार को तैयार है ना। तो अब यहाँ पर हमको देखिए नॉमिनल सूची में, तो नॉमिनल सूची में बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि नॉमिनल सूची में उन विषयों को शामिल किया गया है, उन विषयों को शामिल किया गया है जो न्याय का विषय नहीं होगा, न्याय का सब्जेक्ट, न्याय का विषय नहीं होगा, न्याय का विषय नहीं होगा, या हम लोग कहें कोर्ट का विषय नहीं होगा, न्यायालय का विषय नहीं होगा। अर्थात इन सब्जेक्ट के लिए जो इसे हम इंक्लूड करेंगे, जो संसद इंक्लूड करेगी, इसके लिए किसी प्रकार की डिबेट कोर्ट में नहीं की जाएगी, न्यायालय में इस पर किसी प्रकार की परिचर्चा नहीं की जाएगी। यहाँ पे सरकार, आप और हम मिल करके इसका हम लोग निपटारा करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नेक्स्ट आते हैं नॉमिनल सूची। तो यहाँ पर सबसे पहले जो अभी हम लोग डिस्कस किए कि इसमें पहले संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुसूची में पहली संशोधन, देखिए संविधान हमारा बना और पहली जरूरत पड़ी नॉमिनल सूची को लाने के लिए, नॉमिनल सूची को लाने की पहली जरूरत पड़ी, है ना। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे नॉमिनल सूची में कि यहाँ पे सबसे पहले पहला संविधान संशोधन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहला संविधान संशोधन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संशोधन के द्वारा भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया। इसे हम लोग कहते हैं लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, भूमि सुधार कानून। तो यहाँ पे पहला संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जो कब हुई, पहला संविधान संशोधन के द्वारा ये 1951 में हुआ, 1951 में, और इसमें हम भूमि सुधार अधिनियम को लाया गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को। और इसमें कहा गया कि अगर संसद 2/3 बहुमत से अगर किसी सब्जेक्ट को 9 शेड्यूल में इंक्लूड कर देती है तो लॉ का विषय नहीं होगा, इसे आपस में बैठ करके इसका हल निकाला जाएगा, ठीक है ना। इसी सब्जेक्ट में जमींदारी उन्मूलन, इसी अनुसूची में जमींदारी उन्मूलन की गई, है ना, ये चीज़ है। तो ये नॉमिनल सूची वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 में भाषा था, 9 में कुछ वैसे कानून जो कोर्ट का विषय नहीं होगा। तो हम लोग फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को हम लोग देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ भी 10 से ऐसे लिखते हैं, 10वीं ऐसे। और यहाँ पर एक कानून है दल बदल निरोधक कानून, दल बदल निरोधक कानून, इसको कहा जाता है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल निरोधक कानून। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि अब अभी हम लोग 2024 के इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं। 2024 में आम चुनाव होने वाला है, आम चुनाव। सारी पार्टी, सारी दल के लोग अपने अपने चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा लोकसभा है, केंद्र में, केंद्र की सरकार के लिए या संघ की जो सरकार बनेगी इसके लिए लोकसभा है, लोकसभा। और लोकसभा को हम लोग निम्न सदन कहते हैं, निम्न सदन, लोअर हाउस। इसकी अभी सीट की संख्या, इसमें जितने संसदीय क्षेत्र है ये 543 है। अब 543 सीट के लिए चुनाव का आयोजन किया जाएगा, इलेक्शन का आयोजन किया जाएगा। और इस चुनाव में जो भी दल है या अलायंस गठबंधन दल, इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं, +1 जोड़ते हैं, आधा से एक अधिक सीट, मतलब जो आप लोग देखते हैं 272 का फिगर, इसको मैजिक फिगर कहा जाता है, जादुई आंकड़ा। तो जो भी दल या गठबंधन दल 272 सीट अगर लाती है, राष्ट्रपति ने सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर यदि यहाँ पर इमेजिन कीजिए, इसी प्रकार से जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल स्टेट का,
लेजिस्लेचर, जिसे हम राज्य विधानमंडल कहते हैं, यहाँ विधानसभा होती है, विधानसभा। तो विधानसभा में जिस भी राज्य का, जैसे यूपी की 403 है ना, झारखंड की 81 सीट है, तो अगर यदि 403 सीट है यूपी की, तो इसको भी सेम चीज़ है कि 2 से काटेंगे 1 जोड़ेंगे। झारखंड की है, इसको 2 से 81 को काटेंगे 1 जोड़ेंगे, मतलब 42 सीट आएगा। तो अगर झारखंड राज्य में 42 सीट अगर किसी दल के या गठबंधन को नहीं मिलता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि सरकार बनाने की स्थिति में कोई भी दल नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग अभी 2024 के इलेक्शन को देख लें कि अगर किसी भी दल को 272 सीट नहीं होता या अलायंस को 272 सीट नहीं होता, तो फिर यहाँ पर एक जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू होती है, और यहीं पर होता है लोकतंत्र की गला घोटना। और यहाँ पर इसे हॉर्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। जो एमपी, जो सांसद होते हैं, जो सीटें मेरी घट रही है, तो उनकी मतलब अब वहाँ पे चलता है, वहाँ पे क्या चलता है कि अब किसी भी प्रकार का प्रलोभन कि आपको मंत्री का पद दिया जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। और ये हमारे लिए एक मतलब कि लोकतंत्र की हत्या यहाँ पर जैसे शब्द का यूज किया जाता था। तो इस चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले जब इंदिरा गांधी की राजनीतिक हत्या हुई 1984 में, और जब हमारे युवा प्रधानमंत्री, जब इंदिरा गांधी की सहानुभूति से जब कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिला, प्रचंड स्पष्ट बहुमत मिला, और जब युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने, तो उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए संविधान में 52वां 52 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया, 52वां संविधान संशोधन लाया 1985 में। और वहीं पर एक कानून बनाई गई, दल बदल निरोधक कानून। और कहा गया कि अगर कोई भी दल या कोई भी सांसद या विधायक केंद्र में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP, या इनको हम कहें सांसद, केंद्र में अगर कोई भी सांसद और राज्य में अगर कोई भी विधायक MLA सरकार गठन के समय अपने दल की नीतियों से हट के दूसरे के पक्ष में अगर वोट करने का दोषी पाया जाता है, तो दल बदल कानून के आधार पर उनकी विधानसभा और लोकसभा की सदस्यता समाप्त समझी जाएगी। लेकिन फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसको एक अलग से इसका शॉर्ट वीडियो है जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर से हम लोग उसको पढ़ेंगे। और वहाँ पर बिल्कुल पढ़ना है कि कैसे कैसे अगर किस आधार पर अगर एक दूसरे से जाके मिलता है, तो ये दल बदल कानून उसके ऊपर आरोपित नहीं होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे 10, और यहाँ पर भी देखिए एक ट्रिक्स बनता है 10 से 10 और 10 से दल बदल। और यहाँ पर अगर बहुत सारे तरीके से अलग अलग ट्रिक्स से भी लोग समझते हैं कि जो MP है और जो MLA हैं, तो 10 बहाने करके ले गए दिल। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग चीज़ है उसको थोड़ा सा देख लें, सबसे इम्पॉर्टेंट। और वो इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि 52वां संशोधन, 52, इसको भूलना नहीं है, बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 52वां संविधान संशोधन, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून पारित की गई। तो यहाँ पर हम लोग याद करना 52nd अमेंडमेंट हम लोग को याद करनी है। 52वां है ना, 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा दल बदल कानून को लाया गया, दल बदल कानून को पारित की गई। तो ये 52nd अमेंडमेंट जो आपको याद रखनी है, 52nd 1985 में हुआ है, और इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। ये 10 में है दल बदल कानून। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे 10 के बाद 11वीं अनुसूची। तो फ्रेंड्स हम लोग 10वीं अनुसूची तक क्लियर कर लिए, थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन अब इसको पढ़ाना भी और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप क्वेश्चन का सेट बनाते होंगे तो 8 जो भाषा है ये बार बार पूछी जाती है, 10वीं बार बार पूछी जाती है। या जो भूमि सुधार कानून है, पहला संशोधन 1951 के द्वारा लाया गया, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, और 9वीं अनुसूची बनाई गई पहले संविधान संशोधन के द्वारा। उसी तरह से 52वां संविधान संशोधन 52nd पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन कि दल बदल कानून किस अनुसूची के अंतर्गत है, आपका आंसर होगा 10वीं अनुसूची। अगर ये पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची कैमे संशोधन के द्वारा, तो 52nd 52वां संशोधन कब हुई थी दल बदल कानून पारित, 1985 में। थोड़ा याद करेंगे तो हिस्ट्री को क्रोनोलॉजी में थिंकिंग करने से होती है। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या राजनीतिक हत्या कहेंगे 1984 में, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने और जब इनको अच्छी बहुमत थी तो इन्होंने दल बदल कानून को लाया। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक चीज़ यहाँ पर क्या है कि दल बदल जो कानून है, दल बदल कानून, एक कानून
सिर्फ नेशनल पार्टी पर, सिर्फ राष्ट्रीय दलों पर लागू होती है, सिर्फ राष्ट्रीय दलों पर लागू होती है, दलों पर लागू है, दलों पर लागू है, राष्ट्रीय दलों पर लागू है। इसमें ये जो कानून है क्षेत्रीय दलों जो रीजनल पार्टी है, क्षेत्रीय दलों या निर्दलीयों पर लागू नहीं होता, निर्दलीयों पे लागू नहीं होता। इसलिए आज भी हम लोग देखते हैं कि जो एमपी और जो एमएलए हैं, इनके हॉर्स ट्रेडिंग की अखबारों में आपको सूचना अक्सर मिलते रहेगी जब भी इलेक्शन होता है और जब भी कोई सरकार गिरने की स्थिति होती है या जब वो अल्पमत में आ जाती है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, तो ये दल बदल कानून था जो कि 10वीं अनुसूची को हम लोग क्लियर किए थे यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे 11वीं अनुसूची को। यहाँ पर हम लोग आते हैं 11वीं अनुसूची में, 11वीं अनुसूची को देखते हैं। 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया। ग्राम पंचायत सीधा क्वेश्चन आएगा, ग्राम पंचायत किस में है? तो 11वीं अनुसूची में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जब हम लोग आगे जो चैप्टर होगा पंचायती राज व्यवस्था, आज से भारत का संविधान जब हम लोग यहाँ पे भाग 9 में 243 जो अनुच्छेद है, इसका क से लेकर के बाकी जो इसकी जो क्लाउज है, इसमें हम लोग डीपली पंचायती राज व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है ना कि जो 11वीं अनुसूची हम लोग देख रहे हैं, 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, है ना, 11वीं अनुसूची, तो 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत का वर्णन है। अब इसको थोड़ा सा देखते हैं कि लॉर्ड रिपन इसके जनक हैं। और जब लॉर्ड रिपन 1882 ईस्वी में जब भारत के गवर्नर जनरल बन के आए, गवर्नर जनरल, तो इन्होंने मद्रास में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसको हम लोग कहते हैं स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की, जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था का आधार है। लॉर्ड रिपन ने का जो कॉन्सेप्ट था लॉर्ड रिपन का कि हम लोग लोकल लेवल पर डेवलपमेंट का काम करें। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग दिल्ली को फोकस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, मद्रास को फोकस करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, बेंगलोर को करते हैं, हम लोग किसको करते हैं, कलकत्ता पे फोकस करते हैं, रांची पे करते हैं, पटना पे करते हैं, इन जगहों पे हम लोग फोकस करते हैं। लेकिन ये जो दिल्ली है या जो हमारी कलकत्ता है या हमारी रांची है, इसकी जो बेस है ना, पहली यूनिट गांव है। गांव आपस में मिलकर के एक प्रखंड का निर्माण करते हैं। कहीं कहीं इसे तहसील भी कही जाती है। प्रखंड का निर्माण होता है, कुछ प्रखंड को मिलाकर के जिला बनती है और कुछ जिलों को मिलाकर के राज्य का निर्माण होता है, तब जाके हमारा देश बनता है। तो लॉर्ड रिपन जिन्होंने कहा कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन, और इन्हें स्थानीय स्वशासन का भारत में जनक कहा जाता, पिता कहा जाता। इन्होंने कहा कि हम लोग गाँव को डेवलप करें, हम लोग ब्लॉक लेवल पर काम करें, गाँव को लोग को जो वहाँ पर रॉ मटेरियल्स है उस पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, गांव के लोगों को वहीं पर रोजगार दी जाए, अच्छी स्कूल दी जाए, अच्छी चिकित्सा दी जाए। तो कोई व्यक्ति शहर क्यों नहीं जाएगा? और जब हमारी गांव से जब हमारी देश की शुरुआत होगी तो हमारा जो आधार है, नींव काफ़ी मजबूत होगा। तो ये लोकल लेवल पे इसका शुरुआत रिपन के द्वारा मद्रास में की गई, लेकिन आगे चलकर ये उतना सफल नहीं हुआ, इसके परिणाम उतने उत्साहवर्धक नहीं मिले। फिर चूंकि इस समय ब्रिटिश हुकूमत थी, लेकिन जब हमारी सरकार बनी, जब हम आज़ाद हुए, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में हमने कहा कि हम आगे चलकर पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे। और ये जो 40 आर्टिकल है, 40 जो अनुच्छेद है हमारा, 40 आर्टिकल 40 अनुच्छेद को हम लोग राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत, राज्य के नीति निर्देशक तत्व
जिसे डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहा जाता है, इसमें इसको शामिल किया गया। और हमने कहा कि फ्यूचर में जब हमारी इससे लागू करने की सारी परिस्थितियां अनुकूल हो जाएगी तो हम राज्य के नीति निदेशक तत्व में कहा कि फ्यूचर में हम 40 अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को मतलब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करेंगे। और गांधी जयंती का अवसर पर, गांधी जयंती थी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के आगे हम लोग इसको अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। राजस्थान के नागौर जिले, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपको प्रैक्टिस सेट में मिलता भी होगा। राजस्थान के नागौर जिला जो है, नागौर राजस्थान का नागौर में इसकी शुरुआत पंडित नेहरू के द्वारा की गई। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। ये हमारा प्रारंभिक शुरुआत था, एक प्रयोग के तौर पे था। लेकिन यहाँ पे जो नागौर था, यहाँ पर हमारा प्रयोग एकदम सफल रहा और इसके परिणाम काफ़ी उत्साहवर्धक मिले। अब सरकार पूरी तरह से ये मन बना ली थी कि इसे हम अब लागू करेंगे। हालांकि 59 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आगे जा कर के सरकार ने इसे संवैधानिक रूप प्रदान करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति, जिसे हम लोग आगे जो बताएं भाग 9 के 243 अनुच्छेद में से हम लोग पढ़ेंगे डीपली, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बता दे रहे आपको। तो बलवंत बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। बलवंत राय मेहता समिति है ना, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। अशोक मेहता समिति और LM सिंधवी समिति, लक्ष्मीमल सिंधवी, LM सिंधवी समिति का गठन किया गया। मतलब हम यहाँ पे कह रहे थे कि ग्राम पंचायत को लागू करने के लिए गांव के लोग अपने छोटे मोटे कार्यों को स्वयं करें, सरकार उनके लिए फंडिंग करेगी। जो कृषि पर आधारित उद्योग है, जो वनों पर आधारित उद्योग है ना, जो रॉ मटेरियल्स है, उसके आधार पर इनका डेवलपमेंट हो, सारी सुविधाएं दी जाए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल, जो भी तमाम चीज़ें, चिकित्सा, पानी, सबकी इन्हें फैसिलिटी दी जाए और यहीं से हम स्थानीय स्वशासन की शुरुआत करें, ऐसा कॉन्सेप्ट था। और रिपन के कॉन्सेप्ट ये हमारे यहाँ हालांकि पहले से ही चला आ रहा था, हमने नीति निदेशक तत्व में शामिल किया कि आर्टिकल 40 बहुत इंपॉर्टेंट में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करेंगे। और 2 अक्टूबर 1959 को पंडित नेहरू के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। और इसको आपको भूलना नहीं है, राजस्थान के नागौर जिले में यहाँ जब परिणाम उत्साहवर्धक मिले तो इसे संवैधानिक रूप प्रदान करने के लिए बलवंत राय मेहता समिति, और पूछा भी जाता है कि भारतीय पंचायती राज व्यवस्था किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बेस्ड है, किस समिति के अनुशंसा पर आधारित है, तो ये 100 टाइम्स पूछा हुआ क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति। तो इसे संविधान में जोड़ने के लिए बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता समिति और LM सिंधवी समिति का गठन किया गया। और इसमें बलवंत राय मेहता समिति का जो सुझाव था कि भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू की जाए, तो इनके सुझाव को सरकार मान ली और इसी के आधार पर पंचायती राज व्यवस्था को 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची बनाई गई, लेकिन इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी है। तो संविधान में इसे सूचीबद्ध करने के लिए 73वां संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट, 73वां संशोधन जो 1992 में लाए गए, 1992 के द्वारा अनुसूची 11 में से जोड़ा गया, 11 में जोड़ा गया। तो यहाँ पर फिर से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची हम लोग देख रहे हैं, 11वीं पंचायती राज व्यवस्था है। तो हम लोग पीछे यहाँ पे देख चुके हैं कि संविधान में इसे सूचीबद्ध करने के लिए 73 अमेंडमेंट लाई गई है, 73वां संशोधन 1992 के द्वारा, और इसे 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची में। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 12वीं अनुसूची जो हमारा अंतिम है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देंगे
कि जो हमारा 11वीं अनुसूची है, ये भी बार बार पूछा जाता है, इसमें 29 विषय शामिल किया गया, 29 विषयों को शामिल किया गया है 12वीं अनुसूची में। इसमें भी हम लोग यहीं पे देख लें, इसमें 18 विषयों को शामिल किया गया, 18। तो यहाँ पे पूछा जाता है फ्रेंड कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल हैं, तो 18। और पंचायती राज ग्राम पंचायत से इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, 29। और फिर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें नगर पंचायत को शामिल किया गया, नगर पंचायत, जिसमें लोग पढ़ते हैं नगर पालिका, नगर निगम। तो जैसे गाँवों को मिला करके 10 गांव 11 गांवों को मिला करके जनसंख्या को भी देखा जाता है, जहाँ पे हम लोग डीपली पढ़ेंगे। एक पंचायत का गठन किया जाता है और पंचायत के जो पदाधिकारी बनते हैं आपके चुनाव के आधार पे, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, वार्ड सदस्य, अलग अलग राज्य में इसका अलग अलग नामकरण किया गया है। तो ये सदस्य बनते हैं, सरपंच की चुनाव की जाती है और ये वहाँ के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाते हैं। और इन्हें स्टेट राज्य वित्त आयोग से उनको फंडिंग, मतलब उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे शहर हैं, जो नगर हैं, तो नगरों को मोहल्लों में बांट करके, जो मोहल्लों में बटे रहते हैं, तो मोहल्लों में बांट करके एक अलग अलग वार्ड बनेगा, 1 वार्ड, 2 वार्ड, 10 वार्ड, 11 वार्ड, 12 वार्ड जैसा। और वहाँ पर नगर पालिका और नगर निगम के माध्यम से हम वहाँ पर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को चलाएंगे। मतलब जो वार्ड कमिश्नर होगा, जो मेयर होंगे, डिप्टी मेयर होंगे, इनके माध्यम से जो अपने अपने मोहल्ले के वार्ड कमिश्नर हैं, तो नालियों ढकी होनी चाहिए, DTT का छिड़काव हो, वहाँ पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, स्कूल हो, इन तमाम चीज़ों को वार्ड कमिश्नर देखेंगे। तो लोकल लेवल पे स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 11वीं अनुसूची में ग्राम पंचायत को लाया गया 73 अमेंडमेंट के द्वारा 1992 में। और ठीक इसी प्रकार से शहरों में इसी व्यवस्था को लागू करने के लिए नगर पंचायत, मतलब स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए, स्वशासन के लिए वेरी नेक्स्ट यहाँ पे 73 है और यहाँ पर 74वां है। तो याद करना आसान है आपको, 74वां संशोधन 74 अमेंडमेंट लाई गई, ये भी 1992 के द्वारा। और इसके द्वारा नगर पंचायत को और 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ी गई। तो यहाँ भी याद करना बहुत आसान है, जैसा वो देखे थे 10 बहाने करके, या 10 से 10, 10 से दल बदल। 11 में आप याद कर सकते हैं कि हमारा गाँव में 11 पंचायतों को मिला करके ग्राम पंचायत का गठन किया गया। तो 11 याद करना वेरी सिंपल, डिजिट के माध्यम से आप याद कर सकते हैं, या अलग अलग तरीके से आप अपने इसको हमेशा के लिए ऐसा पढ़ लें ताकि कभी भी ये क्वेश्चन मिस ना करें। और उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, नगर पालिका नगर निगम का जो क्षेत्र है, वहाँ पे हम 12 वार्ड में रहते हैं। तो 12 वार्ड में आप रहते हैं। आई होप कि एकदम याद हो गया होगा। 11 ग्रामों को मिलाकर के हमारा पंचायत बना है। किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बार बार पूछा जाता है, तो मैंने पहले ही बताया आपको, और आप इसको नोट डाउन भी कर लिए होंगे, तो बलवंत राम मेहता समिति के आधार पे। तो इसका जो भी है आपको सारा चीज़ें जो है इसका मतलब डिस्क्रिप्शन में आपको सारा चीज़ें हम लोग देंगे। इसका नोट्स भी आपको हम सारा प्रोवाइड करेंगे। आप लोग क्लास को देखते रहिए और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। फिर हम लोग अगले नए सब्जेक्ट के साथ मिलेंगे। थैंक यू।